डेट आज 28 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2022। इसमें 3 क्वेश्चन जानना जरूरी है। कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी क्यों हो रही है, क्या फ़ायदे हैं इसके होने के, बेनिफिट क्या हैं, और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंस है इसकी जिसलिए ये ज़रूरी है। तो पहला आंसर है इंडिया और जापान के बीच में होती है ये। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इंडिया और जापान जो करंट ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, दोनों कंट्री सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सुरक्षा की चुनौतियां फेस कर रहे हैं। क्योंकि करंट जो ग्लोबल सिचुएशन है, रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, दोनों कंट्री सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फ़ायदे क्या हैं? दोनों कंट्री की मिलिट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जॉइंट ट्रेनिंग होती है इसमें, जॉइंट ट्रेनिंग लेवल की ऑपरेशन होते हैं। एक दूसरी कंट्री की जो मिलिट्री के पास जो भी स्किल्स हैं, कोई मान लो उनके पास स्पेशल स्किल्स दक्षता है, वो शेयर करती हैं आपस में। यानी कि इंडियन आर्मी और जापान की जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, इन दोनों के बीच में कॉपरेशन बढ़ता है। जब इन दोनों के बीच में कॉपरेशन इन्हेंस होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन भी फॉस्टर होते हैं, इंक्रीज होते हैं। आपस में द्वितीय संबंध है जो नेशन के, वो भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केटन-जी ब्राउन जैक्सन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये महिला है केटन-जी ब्राउन जैक्सन। ये रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि देखो पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट ने, जो बाइडन है जो अभी प्रेसिडेंट, पहली बार अपेक्स कोर्ट में, यूएस के सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है यूएस का, पहली बार ब्लैक वुमन को नॉमिनेट किया गया है। देखो जैसे हमारे हिंदुस्तान में कास्ट जाति के भेद भेद मतलब जाति के बेस पे भेदभाव चलता रहता है या धर्म के आधार पे, ऐसे यूएस में ब्लैक और वाइट को लेके, काले और गोरे को लेके भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वहाँ पे जो ब्लैक पीपल हैं, उनकी जो पोस्ट है, यानी कि गवर्नमेंट पोस्ट है, उन पे बहुत कम उनकी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। और ये पहली बार हुआ है कि कोई ब्लैक वुमन हाईएस्ट कोर्ट में नॉमिनेट की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काउंसिल ऑफ यूरोप। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। काउंसिल ऑफ यूरोप अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने रसिया को सस्पेंड कर दिया है। यानी कि रसिया भी इसका मेंबर था, इसकी मेंबरशिप से उसको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड का मतलब कुछ देर के लिए रोक देना। तो ये यूरोप के जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रसिया को सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया है। इन्वेजन का मतलब अटैक किया है, इसलिए कर दिया है। अब रसिया देखो इसका मेंबर तो रहेगा, लेकिन तब तक जब वो ह्यूमन राइट कन्वेंशन से बाउंड रहेगा। यानी कि ह्यूमन राइट कन्वेंशन है जो मानव अधिकारों की जो कन्वेंशन हो रखी है काउंसिल ऑफ यूरोप की, उसको जब मानेगा तब तक ये मेंबर रहेगा। दूसरी तरफ क्योंकि यूक्रेन में थाउजेंड ऑफ पीपल नेबरिंग कंट्रीज में चले गए हैं, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पे वार कर दिया है। ये भाई सब पता ही है आपको, रसिया और यूक्रेन कहाँ है। ये रसिया है, ये यूक्रेन है। रसिया ने जैसे यूक्रेन पर अटैक किया, यूक्रेन से भाग के लोग जान बचाने के लिए आसपास की कंट्रीज़ में चले गए हैं। यहाँ पे जैसे ये कंट्री हैं, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मालडोवा है, ये इन लोगों को हेल्प दे रहे हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने के लिए घर भी दे रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं, लीगल हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है? देखो इसके लिए डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में लेक्चर होगा, उसमें जाकर देख सकते हो आप। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसमें। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बनाई गई थी। किस लिए? आप सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, बहुत सारे कंट्रीज़ कॉलोनी थी यूरोपियन कंट्रीज़ की। यानी कि यूरोपियन कंट्री जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये राज क्या करती थी दूसरी कंट्री को गुलाम बना के। तो इसका मकसद ये था काउंसिल ऑफ यूरोप का कि एक तो ह्यूमन राइट को अपहोल्ड करना है, यानी कि मानव अधिकारों को बचाना है, डेमोक्रेसी लेके आनी है यूरोप में सारी कंट्रीज़ में, और रूल ऑफ लॉ को यूरोप में मेंटेन करना है। 3 मकसद थे इसके। 1949 में इसको बनाया गया था, फाउंडेड किया गया था, स्थापित किया गया था। 46 मेंबर हैं इसके। 27 जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वो इसके सारे के सारे मेंबर हैं काउंसिल ऑफ यूरोप के। और कोई भी कंट्री काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर तब तक नहीं बन सकता
जब तक ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर ना हो। काउंसिल ऑफ यूरोप है जो यूनाइटेड नेशन में ये ऑब्जर्वर भी है, मतलब काउंसिल ऑफ यूरोप का एक ऑफिसर यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, यानी कि ये कहेंगे काउंसिल ऑफ यूरोप ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर है। ये कोई बाइंडिंग लॉज वगैरह तो पास करती नहीं है, नहीं बना सकती है, यानी कि जो कानून बाध्यकारी हो इसके मेंबर पे वो नहीं बना सकती है, लेकिन हाँ इसके पास पावर है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को ये इन्फोर्स कर सके। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो फ्रांस में एक सिटी है स्ट्रासबर्ग, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पर्स का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कॉपरेशन किया, साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, समझौता साइन किया है। किसके साथ? सीएससी के साथ। सीएससी क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। जो सीएससी है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक मान लो कंपनी है, कॉरपोरेशन है, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो इसके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये रक्षा जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट करेगी, स्पर्श रक्षा। क्या है ये स्पर्श रक्षा? देखो 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं हमारे इंडिया में। कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है या कोई भी सर्विस लेनी है, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है वेलफेयर के लिए, मान लो गरीब लोगों की भलाई के लिए कुछ पेंशन चला रखी है, कोई भी स्कीम है, उसका फ़ायदा लेना है, उसके लिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो भाई साहब ये कॉमन सर्विस सेंटर क्या काम करते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। कंप्यूटर वगैरह रखा होता है इनमें, इनमें 1-2 आदमी होते हैं काम करते हैं जो कंप्यूटर वगैरह को हैंडल कर सकते हैं, और जाके कोई भी आदमी यहाँ पे रजिस्टर करा सकता है कोई भी सर्विस लेने के लिए जिसके लिए वो एलिजिबल है। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये साइन किया है कॉमन सर्विस सेंटर से एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ताकि जो स्पर्श स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है स्पर्श स्कीम, और स्पर्श का टारगेट ये है जो भी डिफेंस पेंशनर है, देखो जिन्होंने भी मिलिट्री में अपनी सर्विस दी है, सेवा की है, जॉब करते थे, रिटायर हो गए और उनको पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन की जो सर्विस है उन्हें सही तरीके से पहुंचाई जा सके, इसलिए है स्पर्श स्कीम। और ये साथ साथ गवर्नमेंट का जो विजन है डिजिटल इंडिया उसको भी प्रमोट करेगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है इसको भी प्रमोट करेगा डीबीटी को, साथ साथ मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट के अधिकारी हैं जो उनकी इंटरफेरेंस कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड की जा सके, वेलफेयर किया जा सके लोगों का, ये मतलब है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट चीता सेंचुरी। ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम चीता सेंचुरी इंट्रोड्यूस की जा रही है, यानी कि चीता सेंचुरी का मतलब है एक जंगल है, फॉरेस्ट है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा चीता सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में तो कहीं पे भी एक भी चीता नहीं मिलता है। चीता तो आप जानते हो क्या होता है, ये भाई साहब चीता है, देख रहे हो जो आप, ये पूरी दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला मैमल है। मैमल तो आप जानते हो क्या है, जानेंगे क्या होता है, नहीं जानते तो कई बार हमने पढ़ा है, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। एक मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, वो ये क्या है, फर्स्ट चीता सेंचुरी हो सकता है। अब आपको याद क्या रखना है कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसको फर्स्ट चीता सेंचुरी डिक्लेयर करने जा रही है गवर्नमेंट। ये चीता लाया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में अपना वर्डिक्ट दिया था, फैसला दिया था। उसके बाद से गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि हमारे इंडिया में चीता इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है मध्य प्रदेश का, चीता इंट्रोड्यूस करने के लिए, चीता यहाँ पे बसाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है, सूटेबल है। ये कुछ हैं कि अगर मान लो चीता इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो कौन कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे। ये 5 स्टेप हैं जो गवर्नमेंट को उठाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है, जो ये ऐसे जीव हैं जो चरने वाले हैं, ग्रेजिंग करते हैं, घास वगैरह चरते हैं,
इनको कंट्रोल किया जाएगा। पहली बात तो ये, इनका मैनेजमेंट किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो ये छोटे छोटे एनिमल हैं, ये वाले डॉग वगैरह या आपके गीदड़ होते हैं, इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा ताकि ये कोई बीमारी ना फैला सकें। तीसरी बात ये है, जो ये अधिकारी हैं, अधिकारी का मतलब जो डिफेंस से रिटायर्ड हैं, मिलिट्री ऑफिसर हैं, जो भी मिलिट्री ऑफिसर हैं उनको फॉरेस्ट एरिया में या चीता सेंचुरी में डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा, जॉब दी जाएगी उनको ताकि वो हैंडल कर सकें। चौथी बात यह है, जो चीता हैं उनको जब रिलीज किया जाएगा तो इनके लिए फेंसिंग करनी होगी ताकि ये दूसरी मतलब मैन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। पांचवा ये है, जो ये प्राणी है भाई साहब प्रे वाले, जिनका शिकार किया जाता है, ये भी यहाँ इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वरना चीता कैसे जिएगा, समझ रहे हो, ये करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो चीता के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबाटस। ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है। देखो बिग कैट स्पीसीज में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे आपका चीता हो गया, लियोपार्ड हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया और जैगुआर हो गया, ये सारे बिल्ली की प्रजाति के स्पीसीज हैं। तो ये बिग कैट स्पीसीज हैं और इनमें से एक चीता भी है। और ये ऐसा माना जाता है 5 मिलियन ईयर्स पहले, लगभग 50 लाख साल पहले ये जिया करता था मियोसीन इरा में हमारे यहाँ पे। ये पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, सबसे तेज दौड़ने वाला ये मैमल है। मैमल क्या होते हैं? देखो मैमल ऐसे जीव होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिटी होती हैं। हिंदी में इनको स्तनपाई जीव बोलते हैं, स्तनपाई, स्तनपाई जीव बोलते हैं। मैमल में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है स्पेशल जिनकी वजह से इनको स्तनपाई जीव बोलते हैं? देखो पहला तो ये कि ये वर्टेब्रेट होने चाहिए। वर्टेब्रेट का मतलब होता है कि इनके पास रीढ़ की हड्डी हो, रीढ़ की हड्डी हो। दूसरी क्वालिटी ये है कि इनका खून गर्म हो, वार्म ब्लडिड हो, वार्म ब्लडिड। तीसरी क्वालिटी ऐसी है कि ये बेबी प्रोड्यूस करते हों, यानी कि बच्चे को जन्म देते हो, डायरेक्ट अंडे से बच्चे ना निकलते हों। चौथी बात यह है, जब ये बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्टली तो अपने बेबी को दूध भी पिलाएं, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन भी होना चाहिए। जो माताएं जन्म देती हैं इनकी, वो दूध भी पिलाएं। अब बताओ ये चारों क्वालिटी क्या ह्यूमन में है? बिल्कुल ह्यूमन में है। तो आदमी भी एक मैमल हो गया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी होती है, गर्म खून भी होता है, बच्चे डायरेक्टली पैदा होते हैं और माताएं दूध भी पिलाती हैं। क्या मुर्गी है? हैन? मुर्गी नहीं है भाई साहब, अंडे से बच्चे निकलते हैं इसलिए मुर्गी नहीं है। डॉग है? बिल्कुल डॉग कुत्ता है, सारी क्वालिटी हैं, रीढ़ की हड्डी भी होती है, वार्म ब्लडेड भी होते हैं, बेबी भी प्रोड्यूस होता है और बच्चे दूध भी पीते हैं। अब आते हैं चीता पे। आयुसेन की रेड लिस्ट में चीता वनरेबल कैटेगरी में आता है। आयुसेन क्या है ये तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी 9 लिस्ट है, जो जिस कैटेगरी में जो रहती है उस हिसाब से डालते हैं कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है और उसको खतरा कितना है, उस हिसाब से कैटेगरी में डालते हैं। इसकी 9 कैटेगरी में से हमारी कंट्री में देखो 1947 में पहला जो मतलब लास्ट वाला था ना चीता, वो मर गया था, छत्तीसगढ़ में था, वो छत्तीसगढ़ में देखा गया 1947 में। फिर 1952 में इसको इंडिया से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त हो गया, अब भाई साहब एक भी नहीं है। और जो एशियाटिक चीता है, देखो ये तो सिर्फ चीता पढ़ रहे थे हम, जो एशियाटिक चीता है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया हुआ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ कहाँ पे मिलता है? ईरान में मिलता है, केवल और केवल ईरान में मिलता है एशियाटिक चीता, ये याद रखना। और आईयूसीएन के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ईरान तो आप जानते हो कहाँ पे है, ये भाई साहब ईरान आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ईरान है। नेक्स्ट टॉपिक है सीपैक। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सीपैक के बारे में हम कम से कम 10-15 बार डिस्कस कर चुके हैं और स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे डिटेल में आपको देखना है। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो नोट्स से रिवाइज करो। और ऐसा टॉपिक है देखो, ये कभी भी पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? देखो पाकिस्तान ने ये कहा है
अगर यूएस हमें सिमिलर डील करे, अगर यूएस जैसी डील हम चाइना से कर रहे हैं सीपैक के लिए, सीपैक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो भाई साहब अपना जम्मू कश्मीर का पार्ट है, यहाँ से पाइपलाइन होके गुजरती है, रोड रेलवे पाइपलाइन चाइना से पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट को ये कनेक्ट करेगी। यहाँ पे ग्वाडर पोर्ट है, बंदरगाह है पाकिस्तान की, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड रेलवे और पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन वगैरह चाइना, इसी को बोलते हैं सीपैक। तो ये पाकिस्तान बोल रहा है अगर यूएस हमारी सिमिलर डील करे, यूएस हमारे साथ ऐसा व्यापार करे, ऐसी डील करे, एग्रीमेंट करे जो चाइना डेवलप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे, तो हम चाइना को छोड़ देंगे, यूएस के साथ कर लेंगे। हम चाइना पे अपनी ओवर रिलायंस नहीं बढ़ाएंगे, जो निर्भरता है चाइना के ऊपर पाकिस्तान की, वो नहीं बढ़ाएंगे। अब ये पाकिस्तान को ऐसा क्यों सूझा, क्यों अकल आ गई ऐसी पाकिस्तान को? इशू ये है, चाइना क्या है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है दूसरी कंट्री को डेट में डुबा के, डेट मतलब कर्ज, कर्ज में डुबा देता है भाई साहब उसको। ये एक फाइनेंशियल टूल है चाइना का, उसे कर्ज देता है पहले अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, इंडिया की भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, उन पे इन्फ्लुएंस जमाने के लिए उन्हें पहले कर्ज देता है। ये कैसे करता है, इसी को बोलते हैं चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी मतलब कर्ज में फंसाने वाली कूटनीति। ये चाइना क्या करता है, पहले उसे उधार देता है, कर्ज देता है, बिलियंस ऑफ डॉलर कर्ज देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। अब डेवलपिंग कंट्रीज को देता है, वो क्या रहती हैं, या तो लो इनकम कंट्री रहती हैं या मिडिल इनकम कंट्री, गरीब कंट्री होती हैं। अब वो कंट्री क्या है, अनेबल होती है कि उसको रीपेमेंट कर दे जो उन्होंने कर्ज लिया है, डेट लिया है चाइना से। अब नहीं दे पाता वो कंट्री, लौटा नहीं पाता कर्ज। अब उस टाइम पे क्या करता है, कहता है चलो आप कर्ज मत दो, नहीं लौटा रहे हो, उनकी कुछ जमीन ले लेता है लीज पे, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए ऐसे जमीन ले लेगा। जैसे श्रीलंका से ली थी, श्रीलंका का पोर्ट ले लिया 100 ईयर्स के लिए, ऐसे ले लेता है ये लीज पे। अब ये अपना बिजनेस चलाता रहता है, ऐसे फंसा लेता है, उनकी ज़मीन ले लेता है, कितने सैकड़ों सालों के लिए, हजारों सालों के लिए, समझ रहे हो। तो जैसे ही डिपेंडेंस, निर्भरता पाकिस्तान की बढ़ेगी चाइना पे, तो चाइना पाकिस्तान का भी ऐसा ही यूज कर सकेगा। अब ये पाकिस्तान को समझ में आया। तो सीपैक क्या, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2015 में ये लॉन्च किया था सीपैक। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसी का पार्ट है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना चाहता है पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, रोड रेलवे ओशियन की तरह कनेक्ट करना चाहता है अपने आप को और अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। ये सीपैक यहाँ से ये वाले रोड रेलवे लाइन बना के या फिर सी से, समुद्र से होते हुए कनेक्ट करना चाहता है और अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है इसमें, इसी का पार्ट है सीपैक। 3000 किलोमीटर का है ये सीपैक, जो हाईवे, रेलवे और पाइपलाइन के द्वारा कनेक्ट है, और ये हमारे पीओके से होकर गुजरता है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जैसा हमने देखा इस वर्ल्ड मैप में। दोबारा देख लेते हैं। अब इंडिया को क्या नुकसान है, इंडिया ने इसको क्यों ज्वाइन नहीं किया, ये सारा उस लेक्चर में देखो आप, सीपैक के लिए अलग से लेक्चर बना हुआ है, और BRI के लिए भी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का, उसका भी बना हुआ है लेक्चर, वो आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है लचित बोरफुकन। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, इनकी जो 400th बर्थ एनिवर्सरी है उसको 1 साल तक सेलिब्रेट किया जाएगा लचित बोरफुकन जी की। ये अहोम फोर्सेस में कमांडर थे, कमांडर, अहोम किंगडम था उसमें कमांडर थे, असम में राज किया करता था ये अहोम साम्राज्य, वहाँ पे ये सैनिक थे, एक बहुत ही भाई साहब ब्रेव सैनिक थे। ये इनकी इमेज है, कुछ देख सकते हो, स्टैचू है, ये इनकी पेंटिंग है, देख सकते हो, ये है लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन अहोम किंगडम में कमांडर थे, सैनिक थे। क्यों जाने जाते हैं, अपनी लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। 1671 में, 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट हुई थी, मुगल फोर्सेस ने अटैक कर दिया था अहोम किंगडम पे। मुगल फोर्सेस को लीड कर रहे थे राम सिंह वन, मुगल जो साम्राज्य था, मुगलों ने अटैक कर दिया, राम सिंह वन उस टाइम पे कमांड कर रहे थे अटैक को, जो मुगल ने अटैक किया अहोम किंगडम पे। तो बैटल ऑफ सराय घाट में इन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई थी। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो गुवाहाटी में, वहाँ पे उसके बैंक पे, उसके किनारे पे लड़ी गई थी बैटल ऑफ सराय घाट की लड़ाई। और इसके लिए ही जो लचित बोरफुकन ने लीडरशिप निभाई थी, उसके लिए ही नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारी 1999 से एक गोल्ड मेडल देती है इनके नाम से, लचित बोरफुकन के नाम से। इस बैटल की जो लड़ाई हुई थी ये
सराय घाट की लड़ाई, बैटल ऑफ सराय घाट 1671 की, इसकी आउटकम क्या निकली थी, रिजल्ट क्या निकला था, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला था, सारे जो सैनिक है असम फोर्सेस में वो हार मान चुके थे। जो लचित हैं उनकी लीडरशिप की वजह से ही उन्होंने सोल्जर को, सैनिकों को प्रेरणा दी और उन्हें लड़ाई के लिए दोबारा से तैयार किया कि अपनी लास्ट ब्रेथ तक वो लड़ें, जब तक सांस है तब तक लड़ें। और इसका परिणाम ये निकला, सारे सोल्जर में इतना जोश आ गया भाई साहब, इतनी प्रेरणा दी इन्होंने, जैसे बाहुबली मूवी में देता है ना वो बाहुबली अपने सैनिकों को, इसी तरह से इन्होंने प्रेरणा दी, प्रेरित किया एक तरह से, और मुगल फोर्सेस के सामने लड़े और मुगल फोर्सेस को डिफीट कर दिया, हरा दिया। एक और लड़ाई है, ये और जान लो आप, बैटल ऑफ अलाबोई। ये इससे 2 साल पहले हुई थी, 1669 में हुई थी, 5 अगस्त 1669 को हुई थी। इसमें अहोम और मुगल के बीच में हुई थी, लेकिन अहोम की इसमें हार हुई थी। 1000 ऑफ सोल्जर्स, हजारों सैनिक अहोम किंगडम के मारे गए थे इसमें, मुगल फोर्सेस जीत गई थी इसमें। तो यही थे आज के टॉपिक।